Hello everyone, hello and welcome to today's daily news analysis जहां पर कि हम कवर करेंगे important news and editorial। आज के एडिटोरियल में कुछ वैसा कोई खास उतना स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंट कुछ आया नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन जो भी चीजें हैं इम्पोर्टेंट वो ऑल दोज थिंग्स वी विल बी कवरिंग। आई एम नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट कि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है बस बनाना है करके कुछ भी बना दो। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस क्लास इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज खुशबू। सो हमारा जो है सबसे पहला टॉपिक, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू दी नटराज। So 28 feet, just imagine 28 feet Nataraj sculpture from Tamil Nadu to grace G20 venue in Delhi। तो तमिलनाडु से 28 फीट की जो नटराज है उसको बनाया जा रहा है, बना करके इसको ट्रांसपोर्ट कहाँ करेंगे? दिल्ली में। एंड इसको स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है G20 जो समिट होने वाली है उसको वहां पर रखेंगे उस वेन्यू। यहाँ पर हम जानेंगे कि ये जो नटराज है ये इतना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट क्यों है। वी ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि ये जो है इसको हम कॉस्मिक डांस के तौर पर भी हम जानते हैं कि इज परफॉर्मिंग कॉस्मिक डांस ओवर हियर। ओके, चलिए अभी हम के बारे में भी डिटेल में जानेंगे, बट थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं ना न्यूज से रिलेटेड। तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन क्या है? सो दैट इज दी स्वामी मलाई जो कि तमिलनाडु में है, एंड यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा न्यू दिल्ली में। नाउ व्हाट इज द पर्पस ओवर हियर? पर्पस इज द स्टैचू इज इंटेंडेड टू शोकेस्ड एट द साइट। टाइटल से ये चीज पता चल गया, इसके लिए हमको स्पेसिफिकली कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जो G20 आएंगे समिट दिल्ली में होने वाला है, ठीक है, एंड हमारी छुट्टी हो जाएगी है, तो इसको यहाँ पे इंटेंड किया जा रहा है कि वहां पर शोकेस करेंगे। ओके, एंड ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कुछ ऐसा इतना ह्यूज देखोगे यू विल बी अमेज्ड, लाइक टू नो अबाउट इट, अब उसके बारे में जानना चाहो। ओके, अब हम इंट्रोडक्शन की बात करें नटराज स्कल्पचर की, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट ईयर आप प्रीलिम्स में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्वेश्चन। तो सिंबलिज्म एंड सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली दिस इज एक्चुअली डिपिक्टिंग लॉर्ड शिवा। हमारे जो शिव भगवान है उनको यहाँ पर डिपिक्ट किया है, एंड नटराज एम्बडीज द हिंदू डीटी लॉर्ड शिवा रिप्रेजेंटेड इन हिज कॉस्मिक डांस फॉर्म। ओके, कॉस्मिक डांस फॉर्म इसको बताया जा रहा है। सिंबलिज्म ऑफ डांस, डांस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? ये जो कॉस्मिक डांस कर रहे हैं शिवा वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे? इट इज रिप्रेजेंटिंग दी लाइक अ साइकिल काइंड ऑफ थिंग। इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिएशन, क्रिएशन किसी चीज को क्रिएट करना, फिर प्रेजर्वेशन उस चीज को प्रिजर्व करना, फिर डिस्ट्रक्शन के बाद उसका डिस्ट्रॉय हो जाना, उसका डिस्ट्रक्शन होना, एंड देन कम्स दी रीबर्थ ओवर हियर, फिर से उसका जो है नया जन्म होना। सो ये पूरा साइकिल रिप्रेजेंट करता है नटराज। Okay, so this is what is the symbol, it is actually what is being symbolized over here। इसी चीज यहाँ पर नटराज का ये जो डांस फॉर्म है उससे यही चीज है सिंबलाइज कर। फ्लेमिंग सर्कल की अगर हम बात करें, ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, आप अगर यहाँ पर देखो ये जो पूरा सर्कल है, ये सर्कल के पास आप देख सकते हैं आग है, ये फ्लेम्स है, ये यहाँ पर ये क्या है? फ्लेम्स है। एंड ये फ्लेम्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट ऑफ्टन पोर्ट्रेज लॉर्ड शिवा डांसिंग विद सर्कल ऑफ फ्लेम्स विद one foot elegantly raised over here। this is actually being यहाँ पर जो है इनका एक फुट रेज किया हुआ है, as you can see over here। यहाँ पर पैर जो है वो एक तरफ यहाँ पर उठा हुआ है, एंड दिस इज द होल सर्कल। ये जो पूरा सर्कल है ये यहाँ पर ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरा का पूरा दिस इज द काइंड ऑफ सर्कल। जन्म लेना, फिर जो है जीवन जीना, फिर डिस्ट्रॉय होना, उसके बाद जो है फिर से जन्म लेना, ये सारी चीजें
यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लॉर्ड शिवा, इनके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिपिक्ट करी, तो हर चीज का एक अलग मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि ये आग है, में आग निकले, फायर है, इसका मतलब है इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डिविनिटी ऑफ क्रिएशन। ओके, यहाँ पर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिविनिटी ऑफ क्रिएशन, दैट ऑफ द बर्थ एंड डेथ ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो वर्ल्ड है वो उसका एक बार में उत्पन्न हुआ है, बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, और जो इस दुनिया में आएगा उसको तो जाना ही है। सो दैट इज व्हाट इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। उसके बाद अगर जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो लॉर्ड शिवा के यहाँ पर आप देखेंगे माथे पे क्राउन है। ठीक है, तो ये जो क्राउन है यहाँ पे, एंड द मून इज ऑल्सो देयर, शिव भगवान है तो वैसी बात है कि रहेगा ही, आर कॉन्स्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द शिवा का क्राउन एंड प्लस मून, जो कि उनके एट्रीब्यूट्स हैं, यू कैन से। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि एक हाथ में इन्होंने क्या रखा हुआ है? फ्लेम, आग रखी हुई है, एंड दैट इज द डिस्ट्रक्शन थिंग। वो किस चीज शो कर रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, कोई चीज डिस्ट्रॉय होगी तभी तो जाकर के चीज बनेगी ना, सो इसी का क्रिएशन होगा, नया चीज बनेगा यहाँ पे, तो दैट इज बीइंग, वो फ्लेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर आ जाती है ड्रम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्लेम है, उसके बाद यहाँ पर आ रही है डमरू। ओके, ड्रम, ये क्या चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो डमरू है, दिस इज बीटिंग ऑफ दिस एक्चुअली क्रिएट्स द रिदम ओवर हियर। ये क्या है? इट इज द क्रिएशन ऑफ रिदम। रिदम यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। इनके यहाँ पर आप देख सकते हो शिव भगवान है तो ऑब्वियसली बात है कि स्नेक होगा। स्नेक जो है वो कॉस्मिक एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बाल इस तरीके एकदम घने फैले हुए हैं। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि शिव भगवान की जटाओं से गंगा भी निकलती है। ठीक है, तो ये गंगा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा इस तरीके से बाल है, that is actually representing रिवर गंगा। ठीक है, तो अब ये जो रिवर गंगा है वो शिव भगवान के बालों से ही बंद करके क्यों निकलती है? तो उसके पीछे की भी ये कहानी है कि जब भगीरथी ने कहा था कि आप जो है धरती पे पधारे, तो उनका ये लोगों का ये एक चीज कंसर्न था कि गंगा जो है वो बहुत वेग से बहती है, बहुत तेजी से बहती हैं, तो उस तेजी से बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस वेग को, उस स्पीड को, जो तेजी है उसको कंट्रोल करने के पर्पस से इन्होंने जो है शिव भगवान के बालों में शिव भगवान ने कहा कि मैं यहाँ पर जो है बाधा उत्पन्न कर देता हूँ ताकि यहाँ पर से जो धीरे बहना शुरू करे। ओके, क्योंकि जब हर्डल आता है आपकी जिंदगी में किसी की, तो इंसान वैसे भी स्लो हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, लोटस फ्लावर, यहाँ पर जो है वो लोटस फ्लावर है। यहाँ पर लोटस फ्लावर है। लोटस फ्लावर सिंबलाइजेस द हार्ट ऑफ द डिवोट्स, जो डिवोटीज हैं उनके। यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हैं कि शिव भगवान जो है किसी पर खड़े हैं, तो वो बेबी नहीं है बल्कि वो डीमन है। ओके, दुष्ट है, और डीमन है, राक्षस है, वो ड्वार्फ है। ड्वार्फ होते हैं ना, ठीक है, तो वो ड्वार्फ है, छोटा सा है, डीमन, एंड इट इज सिंबलाइजिंग द मैन्स ईगो, जो इंसान की अपनी ईगो होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इग्नोरेंस को। एंड ये सारी चीजें शिव भगवान जो है दबा दे रहे हैं। सारी चीजें है, ईगो होना, इग्नोरेंस होना, ये सारी चीजों को खत्म कर। यहाँ पे जो आप क्लोथ की बात करें, क्लोथ बना हुआ है, ये किसकी है? लेपर्ड की है। ठीक है, किस चीज की है? लेपर्ड की है। लेपर्ड की स्किन धारण किया हुआ है। ओके, राइट, अभी यहाँ पे ये सारी चीजें तो हमने देख ली। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कंटिन्यूड कल्चर एंड द स्पिरिचुअल रेलेवेंस की बात करें, देखो ये एक तरीके से ये भी बताता है, नटराज का जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उससे ये पता चलती है कि दुनिया का क्रिएशन किसी टाइम में हुआ है एंड वो एक दिन डिस्ट्रॉय जरूर हो जाएगी। ओके, इंटरप्ले ऑफ वर्ल्ड्स, नटराज स्कल्पचर्स होल्ड एंड्योरिंग कल्चरल एंड आर्टिस्ट
artistic significance embodying the interconnectedness of the spiritual and material realms. So रिलीजियस सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है लॉर्ड शिवा का जो कॉस्मिक डांस है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर शिवा का कॉस्मिक डांस, एंड इट इज बेसिकली रेजोनेटिंग विद दैट ऑफ द भक्त। जो डिवोटीज हैं उनकी स्पिरिचुअल बिलीफ को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो भगवान को, जो उनके डिवोटी हैं, उनके पुजारी हैं, वो किस तरीके से देखते हैं, क्या समझ। आर्टिस्टिक लेगेसी की यहाँ पर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि कितना शानदार, और ये कोई ऐसी कला नहीं है जो कि हाल फिलहाल में लोगों ने बनाना सीखा है या फिर बनाया है। बहुत टाइम से ये सारी चीजें, ये बहुत टाइम, एंशिएंट टाइम पीरियड से जो है आप देख सकते हो कि ये नटराज के ये जो नटराज है उसका इनका आप ये पूरा स्कल्पचर देख सकते हैं। दैट इज क्वाइट इजी, quite easily you can find out. Now these sculptures stand as the testaments to exceptional artistic skill, reflecting a rich cultural heritage that continues to captivate and that of the inspire. Obviously बात है कि जो आर्टिस्टिक टाइप के लोग होते हैं ना, वो ऐसा कुछ देखेंगे तो they will be like वाओ कितना सुंदर है, राइट। एंड वो देखिए, कभी भी कोई बहुत ही आर्टिस्टिक पर्सन होता है ना, तो वो हर एक चीज में एक कुछ ना कुछ मीनिंग छुपी है। तो वैसे ही नटराज में भी यही यहाँ पे हर एक चीज का एक मतलब होता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरी टॉपिक की तरफ, एंड ये क्या है, व्हाई डिड चंद्रयान 3 लैंड ऑन द नियर साइड ऑफ द, साइंस एंड टेक का पार्ट है, हम सभी को पता ही है कि चंद्रयान 3 जो है वो मून की उसी साइड में बेसिकली क्यों उतरा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो द प्रिसाइसली मैनेज्ड लैंडिंग प्रोसेस ऑफ विक्रम लैंडर ड्यूरिंग द चंद्रयान 3 मिशन, दिस मार्क्ड वन ऑफ द नियरेस्ट अप्रोच बाय अ लूनर एक्सप्लोरेशन साउथ पोल ऑफ द मून। यहाँ पे जो मून है, मून के साउथ पोल वाले पोर्शन में यहाँ पर उतरा है। सबसे पहले तो ये देख ले कि भैया जो साउथ पोल है, ज्यादातर टाइम यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्टली पहुंचती नहीं है। ओके, डायरेक्टली पहुंचती नहीं है, नहीं पहुंचने की वजह से जो है यहाँ पे ठंडा रहता है, राइट। एंड इसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी है कि जो मून है, मून के इधर से एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या नहीं है? एटमॉस्फेयर नहीं है। अब जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, एटमॉस्फेयर नहीं है तो जब सनलाइट वहाँ पे नहीं जा रहा है, एंड जब रात हो रही है या फिर दिन रात का तो खैर फंडा वहाँ पे छोड़ ही दीजिए, बट वहाँ पे जब सनलाइट नहीं पहुँच रही है तो वहाँ पे माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। माइनस में लगभग जो है 200 to 300 समथिंग जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पे चलिए तो माइनस में चला जाता है, तो एवरीथिंग फ्रीजेज ओवर देयर। तो दिस इज बीइंग एक्चुअली स्पेक्यूलेटेड कि क्या पता वहां पे हमको वाटर का प्रेजेंस है। सबसे पहला जो हमारा कंसर्न है वो है वाटर। उसके बाद दूसरी चीज क्या आ जाती है, मिनरल्स। एवरीवन इज लुकिंग फॉर द मिनरल्स व्हिच वी कैन एक्चुअली यूज फॉर आवर पर्सपेक्टिव के पर्सपेक्टिव है, ठीक है। अब ये भी सोचो कि मिनरल्स अगर मिल जाते हैं फिर वहां से ट्रांसपोर्ट भी तो करना होगा, जाना इज अ बिग डील, उसके बाद लेकर के आना इज इवन ऑल्सो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो एंड ये स्पेस में जाना है, स्पेस से जाकर के लेकर आना है, खैर वो एक अलग ही फिर प्रोग्राम है। ओके, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। प्रीवियस लैंडिंग्स की अगर हम बात करें तो इससे पहले लूनर लैंडिंग मिशंस की हम लूनर लैंडिंग मिशंस में विक्रम ऑल्सो लैंडेड ऑन द मून्स नियर साइड। द एक्सेप्शन इज द चाइनीज शैंक्स 4 मिशन विच सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द फार साइड। काफी दूरी वाले एरिया में जो है वो जाकर के उतरा था। अंडरस्टैंडिंग लूनर साइड्स एंड द इल्यूमिनेशन नियर एंड फार साइड्स के बारे में अगर हमको यहाँ पर समझना हो तो वो क्या चीज, देखिए the near side comprises about 60% of the moon and is the side visible from earth due to the synchronous rotation। अर्थ के साथ ये इस तरीके से मूव करता है that we are able to see the one side, ठीक है।
तो यहाँ पर जो नियर साइड है ये 60% है मून का, जो कि अर्थ से विजिबल है, अर्थ से क्या है, विजिबल है, ठीक है, वो दैट इज द नियर साइड, ठीक है। फार साइड इज द अनविजिबल वन। कंटिन्यूअस इल्यूमिनेशन, though it is not in perpetual darkness, the dark side refers to the hidden portion that remains lit moon phase over here। यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्टली वैसे अगर हम बात करें कि कंटिन्यूअस ऑल्दो नॉट इन परपेचुअल डार्कनेस, डार्क साइड रेफर्स टू द हिडन पोर्शन। डार्क साइड कौन सा है, जो हिडन पोर्शन है। ये तो नियर साइड है जो विजिबल है, फार साइड आप देख सकते हो कि कैसा है यहाँ पे। एंड ये सारे के सारे जो है ना, इतने सारे क्रेटर्स जो बने हुए हैं, ये क्रेटर्स आर बिकॉज ऑफ द मीटियर्स एंड ऑल, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, जो कि स्ट्राइक करते हैं मून को, ठीक है। एस्टेरॉइड्स हो गए, मीटियोर्स हो गए, वो हिट करने की वजह से यहाँ पर इतने सारे क्रेटर्स हैं। हम अगर मून पे जा रहे हैं तो अर्थ पे क्यों नहीं आते हैं, अर्थ पे भी आते हैं, लेकिन हमारे पास एटमॉस्फेयर है, और वो एटमॉस्फेयर क्या करता है कि उसमें जब आते हैं, ये शूट करते हैं वहां से, जब आते हैं व्हेन दे एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन होने की वजह से अलॉट मैनी दे जस्ट गो गायब, मतलब वो गायब ही हो जाते हैं वहीं से ही, ठीक है। आप लोग देखते हो ना टूटता तारा, तो वो टूटता तारा नहीं होता है, राइट तो ये चीज में ध्यान रखिएगा, वो टूटते हुए तारे नहीं होते, वो यही हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहां से जो है ये आ रहे हैं, स्पेस से एंटर कर रहे एटमॉस्फेयर में, एंड उसमें जो है फ्रिक्शन की वजह से आग लग रहा है, इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग द टेल ओवर देयर, एंड आगे वाला पोर्शन है तो वही टूटा हुआ तारा दिखता है। तो हमारा एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसा होता है, बट यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो डायरेक्टली जो है यहाँ पर इतने सारे क्रेटर्स यहाँ पर जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द डार्क साइड रेफर्स टू द हिडन पोर्शन दैट रिमेन्स लिट ड्यूरिंग द न्यू मून फेज। डार्क साइड जो न्यू मून फेज जब आता है तो उस टाइम ये पूरी तरीके से लाइटिंग रहती है। अनवीलिंग द डार्क साइड, अब डार्क साइड जो है इट रिफ्लेक्ट्स इट्स इनिशियल मिस्ट्री until the Soviet spacecraft Luna 3 captured the images in 1959। हमारे लिए एक मिस्ट्री थी, क्योंकि वो साइड तो हमको दिखते ही नहीं थे, पता ही नहीं चलता था। तो लेकिन लूना 3 जो है, जो कि सोवियत यूनियन, उस टाइम सोवियत यूनियन था 1959 में, यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, स्पेसक्राफ्ट जो है 23 इमेजेस जब भेजे, तब हमको उनके दूसरे साइड के बारे में पता चला। डिफरेंसेस अगर हम बात करें तो टेरन कॉन्ट्रास्ट, thinner crust, terran contrast, the near side is smoother with large volcanic plains, while the far side features massive craters from the asteroid impacts। अब देख सकते हैं ना, यहीं पे देखो कितने सारे क्रेटर्स हैं, यहाँ पर उतने ज्यादा नहीं है, फिर भी काफी हद तक प्लेन है एज कंपेयर टू दी फार साइड। ओके तो इसकी वजह से, और वो सारी चीजें क्यों है, एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट्स की वजह से दे हिट, तो उसी की वजह से पूरा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो वाला एरिया पे इतने सारे जो है वो क्रेटर्स है। लेकिन वहीं पे अगर हम नियर साइड की बात करें तो वहां पे ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। थिनर क्रस्ट ऑन द नियर साइड अलाउड वॉल्केनिक लावा टू फिल क्रेटर्स ओवर मिलियंस ऑफ द इयर्स, फॉर्मिंग फ्लैट प्लेन सुटेबल फॉर दी स्पेस मिशंस, बिकॉज फ्लैट जो स्पेस है प्लेस है, वहां पर लैंड करना कहीं ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू दी अदर एरियाज, ठीक है, जो कि उबड़ खाबड़ टाइप वाले चीज है वहां पे ऑब्वियस सी बात है, मशीन्स है भाई, वो तो देख करके नहीं उतरेंगे ना, तो लुढ़क जाएंगे, और वहीं पे इतना करोड़ों का जो मिशन है वो खत्म हो जाएगा, मिलियंस का जो मिशन है वो खत्म हो जाएगा, बिलियंस। यहाँ पर जो है नियर साइड में यहाँ पर थिनर क्रस्ट होता है, एंड जो भी वॉल्केनिक इरप्शंस हुए एंड ऑल, उसकी वजह से जो क्रेटर्स थे, जो भी खड्डे वाले, जो गड्ढे वाले जगह थी, वो सारे के सारे भर गए हैं। ओके सिग्निफिकेंस, चंद्रयान 3 के लैंडिंग की वजह से, क्लोजेस्ट अप्रोच, चंद्रयान 3 अकम्प्लिश्ड विक्रम्स लैंडिंग क्लोजेस्ट टू द लूनर साउथ पोल। तो लूनर साउथ पोल में जो है यहाँ पर क्लोजेस्ट बेसिकली वहां पर ये लैंड किए हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अब जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहाँ पे ये लोकेशन दिया हुआ है, यहाँ पर ये लैंड किए, याद नहीं करना है भाई, परेशान नहीं होना है, ठीक है। इट पोजीशन विक्रम अबाउट 600 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ पोल, एमिंग रीच
परमानेंटली शैडोड रीजन डिवॉइड ऑफ द सनलाइट। अब 600 मीटर्स की ही दूरी पे जो है ये वहां पे लैंड किया हुआ है, तो ये जो परमानेंटली शैडोड रीजन है साउथ पोल का, वहां पर ये एम कर रहे हैं कि वहां पर तक ये पहुंच जाए, इतना दूर ट्रैवल कर। यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस हो रहा है, एक्सप्लोर करना है वाटर आइस है कि नहीं, डिपॉजिट्स अगर किसी तरीके की है, रिसोर्सेज बारे में जानना। Landing illumination, Vikram's position wasn't entirely shadowed as sunlight was required to charge its batteries, a necessary trait for the communication because we won't be able to communicate. Once it enters over there in the South Pole region, और वो भी वो वाला एरिया जो कि परमानेंटली वहाँ पे सनलाइट नहीं आता है, तो अगर उस वाले रीजन में जा रहा है तो यू मस्ट हैव सीन कि यहाँ इनके ऊपर पैनल्स लगे हुए हैं। कौन से पैनल? सोलर पैनल्स लगे हुए हैं ऑन दी रोवर प्रज्ञान ऑल्सो यू कैन से उनके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। अब सनलाइट नहीं मिल रहा है तो वो चार्ज भी नहीं होगा, तो जितनी चार्जिंग हुई होगी उसके अकॉर्डिंग तो इट विल बी वर्किंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अंटिल इट फ्रीजेस, क्योंकि माइनस में है वहां पर टेम्परेचर, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फ्रीज। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिर से जब सनलाइट की किरणें अगर वहां पे पहुंचती हैं, उस लोकेशन तक पहुंचती है, तो फिर से वो हो सकता है कि वो वर्किंग कंडीशन में आ जाए, लेकिन वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग प्रायोरिटी, द प्राइमरी गोल वाज अ कंट्रोल्ड सॉफ्ट लैंडिंग बेस्ट अचीव्ड बाय सेलेक्टिंग द नियर साइड एंड मेन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन विद द अर्थ, विच अब डायरेक्टली जो है ये अर्थ है, अर्थ से कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए प्लस नियर साइड पे लैंड करने का ये भी सिनारियो था कि वहां पर फ्लैट सरफेस है, ठीक ठाक है, वहां पे आराम से अच्छे से लैंड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने फेलियर फेस किया था एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डिडंट वांट टू डू दैट ऑल ओवर अगेन, तो हमको प्रॉपर एक प्लेस चाहिए थे उस चीज के लिए, सो वी डिड दैट ओके अकॉर्डिंगली, एंड कम्युनिकेशन भी हमारा होते रहे इस पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स को लेकर के कॉन्क्रीट अलायंस हमारा आईआर से रिलेटेड है, GS2 आईआर। यहाँ पर बेसिकली अभी हम हाल फिलहाल में हमने देखा कि यहाँ पर ब्रिक्स में जो है अभी न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो हम ये बात कर रहे थे तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा भाई, क्यों हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये वो 50 क्वेश्चन, राइट। तो अभी इसी चीज के बारे में हम यहाँ पर समझें। रिसेंटली 15th ब्रिक्स समिट हुई थी जोहान्सबर्ग में, एंड यहाँ पर ये चीज पता चला कि ये जो ब्रिक्स है उसको अच्छा खासा ग्लोबल अटेंशन मिल रहा है, उससे यही आउटकम मिली है क्योंकि नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब मोर पीपल आर विलिंग टू ज्वाइन यू, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज शो करता है कि अगर देखिए आपकी एक ग्रुप है और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नहीं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। जब आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यू आर डूइंग समथिंग तो अच्छा है ना। तो वैसा कुछ ओपननेस टू न्यू मेंबर्स, ब्रिक्स a coalition of emerging economies received over 40 applications from global south countries after expressing with expand। तो ब्रिक्स ने जब कहा कि हम एक्सपैंड करने के लिए रेडी है तो 40 एप्लीकेशंस ग्लोबल साउथ से मिले थे, ठीक है, और वहां से जो लोग हैं वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं ब्रिक्स को, तो दैट्स रियली वेरी गुड थिंग। एक्सपेंशन ऑफ मेंबरशिप, मेजर मेंबरशिप इंक्रीज्ड, हैज इंक्रीज्ड। तो ब्रिक्स ने जो है रिसेंटली डिसाइड किया कि वी विल बी डबलिंग इट्स मेंबरशिप, हम 5 से जो है वो लगभग 11 यहाँ पर जाएंगे। एंड इंडक्ट किनको किया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना। ये कल के न्यूज में थी, मैं ही लिख देती हूँ, ठीक है, कल टुमारो नॉट टुमारो येस्टरडेज, ठीक है। तो येस्टरडेज न्यूज़पेपर दिस वाज देयर कि नए जो मेंबर्स हैं वो ज्वाइन हुए, तो आपका ये वाला चीज यहाँ पर से कवर हो गया। एक कोई इवेंट होती है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट कीप्स ऑन बीइंग कवर्ड, राइट। तो इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना। शिफ्ट इन रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इस एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ गया, तो मेजर मिडल ईस्टर्न प्लेयर्स हैं और जो कंट्रीज है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर
we will be finding a lot many people who will be supporting us, because हम जो है specifically एक certain type of mindset लेकर के काम यहाँ पे नहीं कर। BRICS current role and achievements, counter narrative to G7, okay, counter narrative to, and BRICS provides an alternative narrative to G7, because ये जो है अपने में ही बहुत ही एक elite class वाली जो ग्रुप थिंग नहीं होती है, तो G7 वैसा ही फीलिंग देता है। वी आर नॉट गोइंग टू एड यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन और दिस एंड दैट ब्ला ब्ला वाली चीज। यहाँ पे ब्रिक्स जो है वो एक तरीके से एक ऑपोजिशन के, ऑपोजिशन नहीं कह सकते कि उनके टक्कर में खड़ा हो रहा है। कवरिंग डाइवर्स इश्यूज, कैसे, जैसे कि क्लाइमेट कमिटमेंट्स की बात हो, यूएन रिफॉर्म्स की बात हो, यूनिलेटरल वेस्टर्न सैंक्शंस हो जाते हैं। देखो यूनिलेटरल वाला चीज है, यूएस अपने आप डिसाइड कर लेता है इसके ऊपर सैंक्शन लगा देना है, कोई इसको हेल्प नहीं करेगा, उसके ऊपर सैंक्शन लगा देना है, कोई इसको हेल्प नहीं करेगा। ये क्या बात हुई भाई? ओके, तो ये यूनिलेटरली जो है वो डिसाइड कर लेते हैं चीजों को, तो उसको अपोज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स जैसे कि डेवलपमेंट बैंक, काउंटिंग रिजर्व अरेंजमेंट demonstrate BRICS practical collaboration ability over here. Okay? BRICS की जो है वो काफी ज्यादा फायदेमंद वाली चीजें जो है यहाँ पर गिनाया जा रहा है। सो अप्लाइड फॉर मेंबरशिप, ये जो येलो मार्किंग्स दिख रही हैं आपको, वो सारे के सारे जो है अप्लाई किए ऐड होने के। न्यू मेंबर्स जो है, यू कैन सी द ग्रीन वंस, दोज आर द न्यू, एंड पहले से जो मेंबर्स वाला है वो रेड में। ओके, चलिए, तो G7 एंड ग्लोबल कंपैरिजन अगर करें हम G7 एंड ग्लोबल इम्पैक्ट की, तो जीडीपी इसमें इंडिया एंड चाइना दोनों ही है, रशिया भी है, ठीक है। तो इट कंबाइंड जीडीपी नाउ राइवल्स दी G7's contributing 30% each to the global economy, 30%। G7 की बात करें, यहाँ पर बात करें तो दोनों में वही सीन है कि 30% के जो इकोनॉमी है उस हिसाब से अगर जीडी के पर्सपेक्टिव से देखें तो दे आर हैविंग दैट इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। 40% of the world's population, BRICS stands as a more equitable representation। और जहां पर G7 की बात करें वहां पे सिर्फ 10% है, तो ब्रिक्स जो है वो 40% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 40% इज रिप्रेजेंटिंग दैट। वहीं पे ही G7 क्या है, सिर्फ 10%, ओनली 10%। जमीन आसमान का फर्क है। तो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो भी ये एक बहुत बड़ा सीन है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है एनर्जी इन्फ्लुएंस एंड चैलेंजेस अहेड। तो एनर्जी सिग्निफिकेंस, once new members join, 6 of the world's top 10 oil suppliers will be BRICS countries। जो टॉप 10 ऑयल सप्लायर्स है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऑयल की सप्लाई जो है, हम कितना भी ये इलेक्ट्रिकल थिंग की बात करें, ईवी व्हीकल्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी टॉक, बट स्टिल वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ऑयल, राइट, अपने एनर्जी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए। तो जो टॉप 10 ऑयल सप्लायर्स है वो ब्रिक्स के मेंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस ग्रुप की एक इन्फ्लुएंस दिखती है, ऑयल है हमारे पास सबसे बड़ी चीज, यहाँ से एनर्जी इन्फ्लुएंस का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोहेरेंस ऑफ पर्पस। डिस्पाइट अकम्प्लिशमेंट, ब्रिक्स स्टिल फेसेस चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ कोहेसिव पर्पस एंड इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस। इंटरनली भी कॉन्ट्राडिक्शंस है, एंड प्लस यहाँ पर जो है एक पर्पस की जो बात करते हैं वो चीज यहाँ पर नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली बीइंग फेस्ड ओवर हियर इन द ब्रिक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस एंड फ्यूचर कंसर्न्स। इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस किसके बीच में है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया एंड चाइना के बीच राइवलरी। उसके बाद इंक्लूजन ऑफ राइवल्स। अब राइवल्स हम किस किस को इंक्लूड कर दे रहे हैं यहाँ पे, ईरान एंड सऊदी अरेबिया, यूएई। डिस्पाइट डिटेंटे माइट लीड टू सिमिलर फ्यूचर चैलेंजेस। जिस तरीके से इंडिया एंड चाइना की राइवलरी चल रही है, हो सकती है कि इन लोगों के बीच में इसी तरीके से राइवलरी आगे चले। रशिया का जो एक्शन है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंसर्न ओवर हियर, एंड ये कंसर्न किस चीज
है यूक्रेन का इन्वेजन को लेकर के, यूक्रेन पे जो इम्पैक्ट हुआ है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं विच इज एक्चुअली बीइंग फेस्ड बाय BRICS ओवर हियर। नेक्स्ट इज प्रिजर्विंग ऑटोनॉमी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो इसमें क्या है, गार्डिंग अगेंस्ट डोमिनेंस एंड प्रॉमिस ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। डोमिनेंस किसी की नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि चाइना जो है जहां पर भी रहता है, ऑब्वियसली बात है अपने डोमिनेंस बनाने की कोशिश करता है, बट वी आर नॉट सपोज टू डू, वी आर नॉट सपोज टू लेट देम हैपन, लेट दिस थिंग हैपन। मस्ट बी मेट विथ रेजिस्टेंस टू मेंटेन मेंबर्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। प्रॉमिस ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। The aspiration for shared prosperity and a more democratic global governance model is a driving force for global South countries' interest in the BRICS. तो अगर shared prosperity रहेगी, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर अगर shared prosperity रहेगी तो इस चीज से क्या होगा यहाँ पर कि हर कोई चाहेगा कि भाई वो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पे हर किसी के बारे में देख सोचा जाता है, वहां पे हर किसी को जो है वो ग्रो करने की चांस दी जाती है। रियली वेरी गुड थिंग यहाँ पर। ओके, सो दैट इज द वन जो कि हम ये यहाँ पे ब्रिक्स की एस्पिरेशन को लेकर के बात होती है। ओवरव्यू ऑफ ब्रिक्स, ओवरव्यू अगर बात करें ब्रिक्स की, ठीक है, तो ब्रिक्स क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स ग्रुपिंग बेसिक्स 2009 में इसकी इट वाज फाउंडेड एंड यहाँ पे इसकी जो हेडक्वार्टर्स है शांघाई। कौन कौन से इंक्लूडेड थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। उसके बाद यहाँ पर 2010 में साउथ अफ्रीका हुआ, जिसकी वजह से ये जो ब्रिक है पहले, उसके बाद ये ब्रिक्स बन गया था। ब्रिक्स के इनिशिएटिव्स क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, कस्टम्स अग्रीमेंट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। फिर आता है प्लान्स न्यू करेंसी सिस्टम टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन दी US डॉलर, क्योंकि कोई भी काम होता है तो वो डॉलर्स में होता है, और वो भी स्पेसिफिकली कौन से में होता है, US डॉलर में होता है। That is also a kind of problem over here which they are thinking in order to change. Geopolitical balance. अब ब्रिक्स जो है इट बेसिकली अलाउज इंडिया टू बैलेंस बिटवीन द US एंड द रशिया चाइना एक्सिस। इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो रशिया चाइना जो है एक क्लोज फ्रेंडशिप रहती है, तो ब्रिक्स में अब इंडिया जो है वो US के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो रही है, राइट। अब यहाँ पर ब्रिक्स ज्वाइन करके इन लोग के साथ भी रह ले रहा है, और जो है यहाँ पे इंडिया एंड US के साथ भी एक अच्छी फ्रेंडशिप आ रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, एंड ये एक तरीके से टक्कर देने वाली चीज है, तुम उसके साथ हो हम इसके साथ है, तुम हमारे साथ हो हम तुम्हारे साथ है। ओके, इट शेप्स ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, इट प्रमोट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू द G20 ऑल्सो। वॉइस फॉर डेवलपिंग नेशंस, ब्रिक्स क्या है, इट इज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म जहां पे डेवलपिंग नेशंस जो है अपनी बात एक तरीके से रख सकते हैं, दुनिया को सुना सकते हैं। वी आर द प्लेटफॉर्म एंड दिस इज व्हाट वी वांट एंड यू हैव टू, एंड वी विल बी डूइंग दिस ऑल टुगेदर। पीपल विल बी लिसनिंग ऑल्सो, दे विल ऑल्सो ट्राई कि भैया आप हमको ज्वाइन कर लो, वी विल बी प्रोवाइडिंग दिस, अदरवाइज वी विल ज्वाइन यू। ओके, लेट्स डू इट दिस टुगेदर। काउंटर टेररिज्म efforts is also being done. Then engaging with China, it provides an avenue for India-China dialogue, because this is the one wherein both of them can have a kind of talk, dialogues they can have, and dispute resolution also. Okay, that can be done. Next is the India and Greece pledge to upgrade ties to become the strategic partners over here. Okay, so this is what we are planning to do. तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ करने की हो रही है, ग्रीस के साथ। ओके, वी आर ऑब्वियसली हम एक ऐसी कंट्री है जो कि हर किसी के साथ मिलकर के रहना चाहती है। okay? दुनिया में लोग हमसे आकर के लड़ लेते हैं, हम नहीं जाते हैं किसी के पास लड़ने के लिए, एंड इंडिया हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट ओनली। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंसमेंट ड्यूरिंग हिज विजिट टू एथेंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी he declared that India and Greece are elevating their bilateral relationship to a strategic partnership level. Key aspects of the development क्या है भाई,
डिफेंस कोलैबोरेशन, जो कि हमेशा इट इज द टॉपिक, डिफेंस सिस्टम में कोलैबोरेट करने की बात कर रहे हैं, और ये चीज क्यों कर रही है? इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड द मिलिट्री टाइज। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन मोबिलिटी। An agreement on migration mobility will be finalized to facilitate the movement of skilled individuals between the countries over here। ठीक है, तो माइग्रेशन ये क्या है कि जो स्किल्ड लोग हैं एक दूसरे की जगह पे भेजे, देयर दे विल बी लर्निंग, दे विल बी कमिंग बैक, एंड ऑब्वियसली बात है जो भी नॉलेज उन्होंने गेन करी है उस चीज को वो लोग अप्लाई करेंगे। शेयर्ड कमिटमेंट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवर हियर। ओके, तो बोथ लीडर्स, यहाँ पे दोनों ही लीडर्स ने इस चीज को एक्सप्रेस किया दैट देयर कमिटमेंट टू इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हुआ है। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम देयर यू कैन डू दैट। कंसर्न्स ओवर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वाज पर्टिकुलरली हाईलाइटेड इन द एंड दैट ऑफ द रीजन्स ओवर हियर, बिकॉज ये देखिए मेडिटेरेनियन सी है विच इज कॉल्ड एज द भूमध्य सागर ऑल्सो, जिसको हम भूमध्य सागर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रीस इज देयर, तो ये जो है यहाँ से पास ऑन करना जाना एंड ऑल, उस चीज को लेकर के किसी तरीके की दिक्कत नहीं फेस करे अगर इंडिया की शिप जाती है उस हिसाब से, या फिर वहीं पे ही अगर इंडियन ओशन से इधर से उनकी जाती है तो उनको किसी तरह कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। इस चीज की जो बात है वो यहाँ पर हुआ कि वी आर सपोज टू स्पॉट ईच अदर। Strengthening cultural and academic exchanges. This partnership aims to promote cultural and academic exchanges between educational institutions of India and Greece. And in this way, we would be able to pass on the best things which they know and which we know. ओके तो जो हम जानते हैं जो वो जानते हैं, तो एक दूसरे से वो एक्सचेंज करने की वजह से दे विल बी गेनिंग सम इनसाइट अबाउट आवर एजुकेशनल सिस्टम, एंड यहाँ से कोई चीज़ सीखनी हो दे विल बी लर्निंग, जो स्टूडेंट एक्सचेंज वाला टाइप रहता है वैसा कुछ। इंक्रीज्ड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स इन ऑर्डर टू दिस विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फॉस्टरिंग द स्ट्रॉन्गर टाइज ऑल्सो, बिकॉज यहाँ देखिए ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग तो इस चीज में मतलब डायस्पोरा होती है, जो डायस्पोरा जो दूसरे देश में जाकर के रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहीं पे रहे हैं, तो जो इंडियन डायस्पोरा है या फिर जो वहाँ पे जो रहते हैं, तो दे आर लाइक एन एम्बेसडर, तो वो इंडिया का कल्चर वहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है कि पीपल आर कॉन्टैक्टिंग विद ईच अदर, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो टाइज है एक इमोशनली कनेक्शन देखिए देश से। हिस्टोरिकल टाइज एंड इन्वेस्टमेंट। ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर मित्सोताकिस emphasized the historical bonds which we were having between India and Greece, and he sought the investment from Indian entities. He want this thing and acknowledging the potential for economic collaboration कि हम लोग जो एक दूसरे economically collaborate करते हैं, trade करते हैं, all these things for both of us. So here cooperation और relation को जो है strengthen करने की उन्होंने बात करी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाइना और भूटान को लेकर के। तो चाइना और भूटान ने पहली मीटिंग करी है डिलिमिटेशन ऑफ डिस्प्यूट बाउंड्री। जो भी डिस्प्यूटेड बाउंड्री है चाइना और यहाँ पर भूटान के बीच में, तो उसको सेटल डाउन करने के लिए ये मीटिंग जॉइंट मीटिंग इन्होंने बुलाई, दैट वी आर सपोज टू डू। तो दे होल्ड द फर्स्ट मीटिंग। जॉइंट टेक्निकल टीम क्या है भैया? भूटान और चाइना दे कन्वीन द 13th एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग इन प्लानिंग द फोर्ट। 4 दिन का ये इनका मीटिंग था। एक्सपर्ट ग्रुप की कहाँ पर थी? बीजिंग में। ये एक बहुत ही असेंशियल मीटिंग थी जिसको कंडक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इनकी जो बाउंड्री है उस चीज़ को लेकर के डिसीजन हो। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि इंडिया के साथ कैसा चल रहा है ना, तो वहाँ पर भी वही सीन चल रहा है। रिन्यूड मोमेंटम इन द टॉक्स। अभी इन द रिसेंट मंथ्स हैव सीन इंक्रीज्ड मोमेंटम इन द लॉन्ग स्टैंडिंग बाउंड्री डिस्कशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, बिकॉज दे वांट टू क्लैरिफाई भैया ये मेरा है बॉर्डर या फिर इतना ये जो बॉर्डर तुम्हारा है नहीं, यहाँ से नहीं यहाँ तक है। तो दोज काइंड ऑफ डिस्कशन शुड बी डन और इस चीज में इन थोड़ा ज्यादा स्पीड अप कर रहे हैं इस चीज। बोथ साइड्स व्यू दीज टॉक्स एडवांसिंग पॉजिटिवली टुवर्ड्स अ पोटेंशियल रेजोल्यूशन।
दोनों देख रहे हैं कि भैया कुछ तो अच्छा हम आगे इन सारी बातों से निकल करके आ रहा है कि कुछ तो हो सकता है। एंड डेवलपमेंट विद द पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडिया ऑल्सो, क्योंकि ये दोनों हमारे पड़ोसी राज्य हैं, नेबर स्टेट्स है, कंट्रीज हैं। ओके अब ये नेबरिंग है तो ऑब्वियसली बात है कि इनके बीच में टसल होना, इनके बीच में किसी तरह का फाइट होना, वॉर होना, बैटल होना, व्हाटएवर, तो दैट विल बी इम्पैक्टिंग अस। ओके तो इनके बीच में अगर चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं, दैट वुड बी क्वाइट बेटर फॉर अस ऑल्सो। एंड जिस तरीके की हमारा सिचुएशन चल रहा है इन लोगों के साथ, तो अगर सेटल डाउन हो जाएगा तो इट वुड बी गुड फॉर अस ऑल्सो, है ना, कि सेटल डाउन हो जाए तो आगे जाकर के हमारी भी चीजें जो है वो शायद सेटल हो सके इनके साथ, चाइना के साथ। फ्यूचर स्टेप्स किस चीज के ऊपर अग्री करे हैं, तो इन्होंने कहा कि जो 14वीं राउंड है, 14th राउंड, वो हम जल्दी से जल्दी कंडक्ट करेंगे एंड दिस विल बी कन्वीन्ड विदाउट डिले। अ कमिटमेंट वाज मेड टू कन्वीन द 25th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स, सस्टेन द करंट पॉजिटिव मोमेंटम ओवर हियर। कंसर्न्स ओवर पोटेंशियल डील, कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट्स जो है इंडिया में, दे आर कंसर्न्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्वॉप अरेंजमेंट। मेरे को भी यही लग रहा है कि स्वॉप हो सकता है, ये जगह तुम ले लो, वो जगह मैं ले लो टाइप से, इन्वॉल्विंग एरियाज नियर इंडियाज सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड दैट ऑफ द डोकलाम। कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको हम चिकन स्नैक भी बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको चिकन स्नैक भी बोलते हैं। अब ये जो चिकन स्नैक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज वेरी थिन एरिया। ओके यहाँ जो ये स्टैंड ऑफ हुआ था डोकलाम में, जो कि सिक्किम एंड भूटान के पास का एरिया है, अगर स्वैप हो जाता है तो व्हाट इफ ये यहाँ से एंटर करके ये हमारा जो चिकन स्नैक वाला एरिया है इसी को ही कट ऑफ कर दे, हमारी ये जो मेनलैंड इंडिया है, और यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा तो इट वुड बी जो आर्मी है, एयरफोर्स है, वो सभी लोग यहाँ से कट ऑफ हो जाए, एवरीथिंग। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है ये सब कट ऑफ हो गए। तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के तो वैसे भी चाइना इज लाइक कि ये हमारा है, राइट, सो दे कैन ट्राई टू कैप्चर ओवर हियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो है यहाँ पर ये लोग अपना बेस बना करके तुरंत सारा काम करने लगेंगे, एक्शन रिएक्शन सारे एक्शन उनकी तरफ से होने लगेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली चीज हो जाएगी, बिकॉज वी वॉन्ट बी एबल टू सप्लाई प्रोवाइड सप्लाई टू द आर्मी। हम किसी तरीके की सप्लाई नहीं पहुंचा पाएंगे उनके पास, खाना पीना, वेपन्स, ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। उन सभी के लिए हमको प्लेन का यूज करना पड़ेगा। दैट वुड बी वेरी डेंजरस, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि चाइना विल बी अटैकिंग, कीपिंग एन आई ओवर हियर आल्सो। एंड यहाँ पर हमको बांग्लादेश के ऊपर से फ्लाई जाने के लिए बांग्लादेश से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। नेपाल की तरफ से इधर से होकर जाना खतरा ही रहेगा, राइट। एंड बांग्लादेश की तरफ से जाते हैं तो कहीं से भी होकर के जाएंगे, किसी भी कंट्री के ऊपर से आप अगर फ्लाई करते हो तो यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम देयर। ओके तो वो परमिशन में उतना टाइम जाएगा, वो वाला चीज है। फिर यहाँ से अगर हम इतना लंबा होकर के भी जाते हैं, दैट इज ऑल्सो सी के रूट से जाएंगे, that is also going to take a lot of time, है ना। तो हालांकि these are the possibilities which we can do कि हम सी के रूट से जो है यहाँ से सप्लाई देना पहुंचाना शुरू कर दे। बट द अदर थिंग इज दैट कि ये सारी चीजें होने में, एक्शन जो भी होगा उसका रिएक्ट करने में, ये सारी चीजें पहुंचाने में तब तक न जाने क्या ही चीजें, बहुत सारे जो है इम्पैक्ट्स तभी तक हो चुके हो सकते हैं। बट दीज आर द पॉसिबिलिटीज विच कैन हैपन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना इज एक्चुअली एनसर्कलिंग इंडिया को जो है चारों तरफ से वो घेर कर भी रख रहा है कि इफ इन फ्यूचर अगर किसी तरह कोई दिक्कत होता है, वॉर होता है, तो वी विल बी अटैकिंग फ्रॉम ऑल द एरिया। श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना तो ऊपर बैठा ही हुआ है, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि स्वैप हो सकता है। A potential deal between China and Bhutan in these regions could impact India's strategic interests. Obviously बात है, historical standoff and ongoing process. Boundary discussions 1984 में start हुए थे, ठीक है। एंड ये बेसिकली नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ भूटान के एरियाज जो है, नॉर्थ एंड वेस्ट जो भूटान के एरिया है, वहाँ उन एरियाज को लेकर के ये स्टैंड ऑफ या फिर जो डिस्कशन है, ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर 24th राउंड जो है वो 2016 में हुई थी, बट प्रोग्रेस वाज हैम्पर्ड आफ्टर द 2017
डोकलाम स्टैंड अप। 2017 में जो डोकलाम के इधर आकर के लोग अपने कैंपिंग बनाने शुरू कर दिए थे, तब जाकर के जो है यहाँ पर इश्यूज शुरू जरूर हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कोलैबोरेटिव स्टेप्स एंड रोड मैप इम्प्लीमेंटेशन। तो रोड मैप क्या हो सकती है, दोनों साइड्स, बोथ द कंट्रीज डेलिबरेटली इम्प्लीमेंटिंग द MOU on 3-step roadmap for expediting the China-Bhutan boundary negotiations. An agreement was reached to expedite and concurrently execute the steps outlined in the 3-step roadmap over here. 3 स्टेप की रोड मैप बनाने की यहाँ पे बात हो रही है कि एक अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और उस हिसाब से जो है वी विल बी वर्किंग आउट ऑन दैट थिंग MOU. सस्टेनिंग मोमेंटम, अगर जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है उसी स्पीड अप से अगर हो जाती हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं, तो दैट वुड बी क्वाइट गुड फॉर बोथ द कंट्रीज. अभी जो 14वीं 14th एक्सपर्ट मीटिंग ग्रुप है अबाउट द 25th राउंड ऑफ चाइना Bhutan talk were highlighted as the integral components of this particular momentum, and if this thing happened then it is being expected also that कि ये जो चीजें हैं वो बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगी एंड एवरीथिंग विल बी रियली वेरी गुड ऑन बोथ द साइड्स. सो बोथ द कंट्रीज आर एक्सपेक्टिंग कि सभी चीजें जो हैं वो जल्दी ही सेटल डाउन हो जाएंगी. These were the daily news. These were the news and the editorial of today's. I hope you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye. Take care and have a great time. Good night.